नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा। इस कार्यक्रम में बात करेंगे आपकी सेहत की, उससे जुड़ी समस्याओं की और सबसे इम्पोर्टेंट कि उन समस्याओं को कैसे आप दूर कर सकते हैं। इस बारे में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेडिकल डायरेक्टर वरयाम सिंह, हॉस्पिटल डॉक्टर रुपिंदर सिंह, जो कोरोना और कैंसर से जुड़ी तमाम सवालों के जवाब देंगे। आप फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर रुपिंदर सिंह से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया अपना अमूल्य समय देने के लिए। और कोरोना और कैंसर, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपसे जानूंगी। और अब थर्ड वेव, क्योंकि आशंका जताई जा रही है, केसेस कहीं कहीं थोड़े बहुत बढ़े भी हैं, तो कैसे अब एहतियात बरतें और इस जो थर्ड वेव है उसकी चपेट में हम ना आने पाए। नमस्कार जी। हेलो जी डॉक्टर, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। कोरोना की थर्ड वेव से बचने के लिए हम डॉक्टर क्या करें, क्योंकि अब केसेस में कहीं कहीं थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है और ये इजाफा एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, जैसा कि सेकेंड वेव में देखने को मिला था। क्या करें कोरोना की थर्ड वेव का शिकार न बने, ताकि हम उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहली चीज तो ये है कि हम वैक्सीनेशन पे पूरी ड्राइव पे पूरी हमें ध्यान देना चाहिए। वैक्सीन कहीं कहीं पे शॉर्ट हो रही हैं, तो मेरी ये राय रहेगी कि जिन लोगों को कोविड पहले हो चुका है उनको हम वैक्सीन के लिए अभी प्रेस ना। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, आजकल एक टर्म है कॉन्कोवर्जेंस। ऐसे लोग जिनको कोरोना नहीं हुआ उनको हम वैक्सीन के लिए जल्दी प्रायोरिटी पे अपनी डिस्प्ले। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हमको अंडरस्टैंड करना है, और अब आज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको भी डेल्टा वायरस ने इफेक्ट किया। तो इसलिए ये देखते हुए, और हमने देखा है लास्ट भी जब स्पाइक आई कि अगर कुछ लोगों को सेकेंड टाइम कोविड हुआ है या जिनको वैक्सीन हो चुकी है उसके बाद कोविड हुआ है, तो उनका अटैक हल्का हुआ है, वो जानलेवा नहीं था। तो इसलिए हमारा एम्फेसिस होना चाहिए उन लोगों पे जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ, उनकी वैक्सीनेशन ड्राइव पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए हमें। दूसरी चीज हमें यह है कि नेचुरली जो बेसिक सोशल नॉर्म्स एंड डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हमें रखनी चाहिए वो सब रखना है। इसके अलावा हमें जो कंप्लेसेंसी नहीं दिखानी है। हमें ये नहीं देखना है कि आज सब ठीक है, केसेस कम है तो हम बिल्कुल शांत हो जाएं। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। अगर वेव आने वाली है, केसेस जो है बढ़ रहे हैं, तो इमीडिएटली, जैसे बहुत कंट्रीज ने किया, लॉकडाउन को जल्दी लगाना। इट हेल्प्स इन कंटेनमेंट। जो सर्ज ऑफ केसेस होता है वो फॉल कर जाता है अगर हम कंटेनमेंट पहले कर दें। तो ये जरूरी है कि हम लॉकडाउन समय पे लगाएं। पिछली बार शायद लॉकडाउन लगाने में सरकारों ने थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, जिसकी वजह से सर्च ज्यादा हो गई। इस बार लॉकडाउन ज्यादा। डॉक्टर, आपको लगता है क्या कि अभी से हमें एहतियात बरतनी चाहिए, मतलब सरकार को अभी से लॉकडाउन पे विचार करना चाहिए? क्योंकि अब तक तो अनलॉक की प्रक्रिया मुझे लगता है अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुई है, और अब क्योंकि अनलॉक होते ही आपने देखा भी होगा, लोग हिल स्टेशंस घूमने चले गए जहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लोग भी लापरवाह हो जा रहे हैं। तो अभी से अगर सोचें तो कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। एक बार ये होगा, ह्यूमन नेचर है। जब कभी आप किसी को अगर आप जेल में डाल दें और फिर उसको एकदम से निकालें तो नेचुरली सर्ज आती है कि हम सब के सब बाहर भागना चाहते हैं। लेकिन हमें एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव करना है। ये नहीं है कि वी हैव टू स्ट्रॉन्ग द हिल स्टेशन। हम जो है एक सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, ना कि गोइंग आउट फॉर हॉलीडे डेस्टिनेशन। ये अभी भी टेस्टिंग टाइम्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोविड पे विजय पा ली है। कोविड हमारे साथ बड़े शायद कई बार तक, कई सालों तक रहेगा, जब तक ये आम खांसी जुकाम नहीं बनता। हमें अपनी इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है कि हम उससे सीख के आने वाले समय के अंदर उससे सीख के कुछ अच्छा कर सके। अगर आज का खांसी जुकाम है वही स्पेनिश फ्लू था 1919, 20, 21, उसमें मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई है। तो कोविड ऐसे जाने वाला नहीं है। कोविड जो है कई समय तक हमारे साथ रहेगा और धीरे धीरे वेव बाय वेव वो हल्का हो जाएगा और एक टाइम पे आके वो भी एक खांसी जुकाम मिल जाएगा।
डॉक्टर आप लंबे समय तक आप फ्रांस में भी रहे हैं और मुझे समय नहीं पता वो कौन सा था, अगर आप हाल फिलहाल में या फिर अगर कोरोना के टाइम पर रहे हैं तो क्या आप कुछ बता सकते हैं क्या टेक्निक्स वहाँ पर अपनाई जा रही हैं ताकि कोविड ऐसे ना फैले? जो सेकेंड वेव डॉक्टर हम देख चुके हैं जिसको सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अब डर लगता है कि थर्ड वेव आएगी तो ना जाने क्या होने वाला है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स जो बाहर कंट्रीज़ में इस्तेमाल की जा रही हों ताकि कोविड पर कंट्रोल किया जा सके। मैंने यही आपको बताया कि बाकी कंट्रीज जो है लॉकडाउन को समय पे लगा रही है और वो एक सर्च को रोकने के लिए, उसको पोस्टपोन करने के लिए एक अच्छी प्रक्रिया है। जहां तक कि बाकी चीजों का सवाल है, और मैंने जो 2 वेव्स में पेशेंट्स के साथ देखा है, ट्रीट किया है उन पेशेंट्स को, अगर पेशेंट समय पे पहले 3 दिन के बुखार के अंदर बेसिक मेडिसिन स्टार्ट कर ले, चाहे उसका डायग्नोसिस कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। एजिथ्रोमाइसिन एक सिंपल सी दवाई है जो हम खांसी, जुकाम, वायरस हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। उसकी डबल डोज 500 mg सुबह शाम लेना स्टार्ट कर देता फर्स्ट 1 और 3 डेज के अंदर। तो अटैक जो है बहुत हल्का आ रहा है। ये हम बार बार देख रहे हैं। जो डिले है, जो पहले एक दिन बुखार आया, आपने एक पैरासीटामोल गोली ली, फिर लापरवाह हो गए कि 5-6 दिन के साथ सिम्टम नहीं थे, फिर 8वें 10वें दिन आपको सांस चढ़ा और आप हॉस्पिटल गए। ऐसे लोगों में नेचुरली मोर्टेलिटीज ज्यादा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, कोरोना अगर टाइम पे इसका इलाज कर ले, उस टाइम पे आप बिल्कुल नेग्लिजेंट ना हो। इस बात पे बार बार हमें एम्फसाइज करना चाहिए। एक बेसिक एजिथ्रोमाइसिन जैसी दवाई, सपोर्टिव केयर जो है बहुत हेल्प करती है। तो इंस्टेड ऑफ जब स्पाइक आ जाती है, टेस्टिंग डिले हो जाती है, 3-3, 4-4 दिन तक रिपोर्ट्स नहीं मिल रही थी, उस टाइम पे ये मान के कि कोरोना है, आप एजिथ्रोमाइसिन फर्स्ट डे से सुबह शाम स्टार्ट कर लें और आप देखेंगे मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। मैंने पिछली वेव में देखा है, हालांकि इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बट जो लोग पहले हॉस्पिटल आ गए हैं फर्स्ट 3 डेज के अंदर, उनमें से ज्यादातर लोगों को हमने एडमिट भी नहीं किया, ओपीडी ट्रीटमेंट पे ही ठीक हो गए। इस बात को मैं बार बार एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए। कोरोना को जब 8 दिन आप निगलेक्ट कर देते हैं, तब वो आपके फेफड़ों में जाके उसको अटैक करता है या मल्टी सिस्टम्स में चला जाता है, तो उसमें फिर मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत बढ़ जाता है। 2 तरीके के पेशेंट्स कोरोना के मामले में डॉक्टर देखने को मिले हैं। मैं साइकोलॉजिकली बात कर रही हूँ। एक वो जो कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, कोरोना कुछ नहीं होता, आप अच्छा खाओ अच्छा पियो, कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह फैला रखी। ये मैंने फर्स्ट वेव के बाद बहुत लोगों को कहते हुए सुना कि ये तो कोई स्ट्रेटजी है, कोई एजेंडा है, ये कहते हुए सुना। खैर सेकेंड वेव आई तब भी पता चला। और एक वो लोग मैंने देखे हैं डॉक्टर जो ज़्यादा डरे रहते हैं, जिनको एक बार खांसी आई उनको लगता है कि ये कोरोना हो सकता है। अपने आप को हम कैसे बैलेंस करें कि ऐसा हम हवा भी ना माने या वही मानना हमारे लिए सही होगा कि हम सतर्क रहेंगे, या ये जो लापरवाही करते हैं कि 10-10 दिन तक हमको लगता है अरे कुछ नहीं होगा। देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, चाहे वो कोविड से लेके हो, चाहे किसी चीज को भी लेके हो। दोनों साइड के एक्सट्रीम इमोशंस जो है वो खराब है। और आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जनरल सेहत, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मोटापा, बीमारियों पे कैसा असर डालता है, ये कोरोना ने बहुत हाईलाइट करके हमें बताया। तो उससे हम ये देख सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो सबसे अहम है। आपका रिएक्शन कोरोना के प्रति बेवकूफों वाला भी नहीं होना चाहिए कि कोरोना कुछ नहीं है। इतने लोगों की मौत के बाद कम से कम इतनी सेंसिटिविटी तो लोगों में आ जानी चाहिए कि कोरोना कोई चीज है। ये ऐसा नहीं है कि हम उसको बिल्कुल हल्के में ले लें। जो लोग बिल्कुल ही एंक्सियस हो जाते हैं, एक अलग तरीके से कोरोना को लेते हैं, उनके अंदर भी जो है इफेक्ट ज्यादा आते हैं। हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है किसी भी बीमारी के प्रति, किसी भी वायरस के प्रति बैलेंस रहना चाहिए, और बैलेंस वो आपके इमोशनल रिएक्शन से भी रहेगा। हमारी इमोशंस हमारी इम्यूनिटी पे बहुत बड़ा असर डालते हैं, जो अब तक शायद इस बात को किसी और बीमारी ने इतना सामने हमारे नहीं रखा है जितना कोविड ने रखा है। मैंने देखा है पिछली 2 वेव्स के अंदर बहुत जिद्दी लोग, यंग पीपल, 28 ईयर ओल्ड मेल, जो कहते हैं हमें कोरोना से तो कुछ नहीं हो सकता, एंड दे हैव डाइड इन 2 days। और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, वो भी कोरोना से अपनी लड़ाई हार गए हैं। तो दोनों साइड ऑफ कर्व के अंदर मोर्टेलिटी ज्यादा देखी है मैंने। और इसको हल्के में नहीं लीजिए। पहले 1 या 3 दिन के अंदर आप अगर बेसिक दवाइयां स्टार्ट कर लेते हैं
ये मान के कि ये वायरस है, एजिथ्रोमाइसिन हम किसी भी दवाई में, ये दवाई ऐसी है जो हम खांसी, जुकाम, वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन सब चीजों में यूज करते हैं। क्या हो जाएगा अगर आपने 5 दिन एजिथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह शाम खा ली, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट लेकिन वो आपकी जान बचाने में बहुत मदद करेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पहले से मेडिकेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें भी आप बहुत बेहतर जानते होंगे कि नीम हकीम खतराए जान। जब आप बीमार होते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा सलाह देने वाले आ जाते हैं, नहीं ये मत करो, ये मत खाओ, उनको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन वो आपको ज्ञान बघारेंगे और फिर कई बार हम बातों में भी आ जाते हैं। तो इट्स बेटर कि डॉक्टर से सबसे पहले सलाह लें। जैसा कि आपने कहा, एजिथ्रोमाइसिन वाकई में बहुत कारगर साबित हुई है। एक कॉलर हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुकी हैं, अनुभा बिहार से। अनुभा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। मैम, मेरा एक सवाल है, जैसे अगर स्टार्टिंग स्टेज का ब्लड कैंसर हो तो उनके लिए कोरोना कितना घातक साबित हो सकता है? ठीक है, देखो, अगर पेशेंट स्टार्टिंग स्टेज का है और कीमोथेरेपी के ऊपर है तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, और कीमोथेरेपी नहीं भी स्टार्ट की हुई तब भी ज्यादातर ब्लड कैंसर के अंदर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हो। तो कोई भी आदमी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है उसके लिए कोरोना बहुत बड़ा खतरा है। यानी कि पूरी सावधानी डॉक्टर रखनी होगी कि अगर फर्स्ट स्टेज भी है। कोरोना के बारे में और जानकारी लूँगी मैं, वैक्सीन के बारे में भी, लेकिन कैंसर को भी मैं शामिल करना चाहती हूँ अपनी इस चर्चा में। और जब कैंसर की बात अनुभा ने कर ही दी है तो कैंसर पेशेंट्स, एक तो वैसी इतनी खतरनाक बीमारी जिसके नाम से आप डरे रहते हैं, ऊपर से आप कैंसर पेशेंट्स पर कोरोना का क्या असर होगा, कितना असर होगा, ये और भी ज़्यादा परेशान कर देता है हमें। कैसे एहतियात बरतें कैंसर पेशेंट्स ताकि कोरोना तो कम से कम उनके पास ना फटके और उनका इलाज अच्छे से होता रहे कैंसर का? देखिए, ड्यूरिंग दिस वेव हमने बहुत सारे कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा है, कीमोस हम देते रहे हैं, हमने पोस्टपोन नहीं की है, बट ज्यादातर पेशेंट्स को हमने एजिथ्रोमाइसिन का कवर रखा है। जब भी स्लाइट इन्फेक्शन हुई है, जब हमारा एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस पहला एजिथ्रोमाइसिन रहा, उसके साथ हमने कुछ और इस्तेमाल किया है हमेशा। तो इससे मैंने देखा है कि हमारे पास जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत कम रहा है। हम अपने हॉस्पिटल के अंदर कीमोथेरेपी करते हैं, कैंसर पेशेंट्स बहुत हम डील करते हैं उनके साथ। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि उनकी इन्फेक्शन को रिकग्नाइज किया। उनमें न्यूट्रोपीनिया, जो कैंसर के दवाइयों से काउंट्स कम हो जाते हैं और वो इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं, तो न्यूट्रोपीनिया को हमने बड़ा एग्रेसिवली ट्रीट किया है प्रिवेंटिव मेडिसिन देके, ताकि उनके काउंट्स ना कम हो कीमोथेरेपी पे ज्यादा, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। तो इससे काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है हमारे मैनेजमेंट के अंदर। कैंसर से रिलेटेड और भी सवाल मेरे डॉक्टर होंगे आपसे। एक कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से, दिव्यांश, बात कर लेते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। यस, थैंक यू मैम। मेरा सवाल सर ये है कि कैंसर पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कमजोर पहले से ही होती है, तो ऐसे में अगर किसी को कोविड हो जाता है तो कैसे खुद का ख्याल रखें? जी, जैसे मैंने बताया, इसमें आपको पहले से ही सावधान और सतर्क रहना है। ट्रीटमेंट शुरू से ही स्टार्ट कर देना है। कोविड की रिपोर्ट की भी वेट नहीं करते हम। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर देते हैं, नेगेटिव आ जाती है हम उसको रोक लेते हैं। हम पहले दिन ये मान के चलते हैं, अगर क्लिनिकली हमें लगता है पेशेंट को कोविड हो सकता है तो उसका ट्रीटमेंट हम इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जो पेशेंट्स रेडियोथेरेपी पे काउंट्स गिर गए हैं, कीमोथेरेपी पे उनके काउंट्स गिर गए, तो उनको काउंट्स को हमने मेंटेन करके रखना है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है। टीएलसी फ्रीक्वेंटली करके इन पेशेंट्स की, अगर हम पहले कहते थे कि कीमोथेरेपी के 7वें दिन आप टीएलसी चेक करें, तो इन पेशेंट्स के अंदर हम 30वें दिन 5वें दिन जल्दी सीबीसी करवा के काउंट्स को चेक करके, और फिर उन काउंट्स को जो है एग्रेसिवली हम ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो हमारे इंजेक्शन होते हैं जो काउंट बढ़ा देते हैं, इम्यूनिटी को अच्छा कर देते हैं, उसको ज्यादा एग्रेसिवली यूज करके आप काउंट्स को नॉर्मल रखते हो जो कीमोथेरेपी। रोहन जुड़ गए हैं हमारे साथ जबलपुर से। रोहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। जी, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, मेरी भी दादी कैंसर पेशेंट है और मैं कोरोना महामारी के समय मैं उनकी केयर किस तरह से करूं ताकि वो कोविड से बचें, मतलब इस क्रिटिकल सिचुएशन में। अभी तक उनको अगर कोविड नहीं हुआ तो पहले आप उनकी वैक्सीन करवाएं, और अभी तक हमने हालांकि सारी वैक्सीन अच्छी हैं, पर कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स हैं जो कुछ यंग पेशेंट्स में हम कोविशील्ड से देखे हैं, हम वेक्टर वायरस से देखे हैं। तो हम प्रेफर कर रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स के अंदर आपको वैक्सीन लगवाएं। का कुछ ऐसा नहीं है बाहर, तो कोवैक्सीन शुड बी अ ड्रग ऑफ वैक्सीन ऑफ चॉइस ऐसे कैंसर पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स के अंदर भी जो
क्लॉटिंग का रिस्क है वो बहुत बढ़ जाता है नेचुरली। और ऊपर से अगर आप कोविशील्ड लगी हुई तो कुछ यंग पेशेंट्स के अंदर क्लॉटिंग का चांस जो है थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारी ये राय रहेगी, अब तक जितनी स्टडीज आ रही है, हालांकि हम सीख रहे हैं, हम तो कोरोना वायरस और कैंसर की हम बात कर रहे हैं। कैंसर अपने आप में एक खतरनाक बीमारी और कोरोना वायरस जिससे अभी सब जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है। तो अब अगर किसी को पहले से कैंसर है तो कोरोना वायरस से कैसे उससे दूर रह सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए? और कैंसर के बारे में भी डॉक्टर से अभी बहुत सवाल मुझे पूछने हैं। लक्षण के बारे में बात करेंगे, कई तरीके के कैंसर होते हैं, कई बार हम लोग इग्नोर करते हैं, कई बार 4th स्टेज में ही पता चलता है कि कैंसर है। क्या कुछ करना चाहिए ताकि कैंसर अगर है भी तो पहले पता चले और क्योर हो जाए? दूसरा, अब अगर कैंसर पेशेंट हैं तो क्या करें कि कोविड ना हो? क्या ऐसा करें? क्या हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होना चाहिए? कितना मजबूत इम्यून सिस्टम होना चाहिए? कैसे मजबूत करें इम्यून सिस्टम को? क्या खाएं, कैसे खाएं, क्या हमारी दिनचर्या हो? ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इस समय आप लोगों के भी जहन में आ रही होंगी, और ये वो सवाल हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, ख़ासकर इन दोनों बीमारियों के लिए, क्योंकि कैंसर अपने आप में सिर्फ नाम ही काफ़ी है इसका डराने के लिए। और कोविड जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। तो अब कैंसर किसी को ऑलरेडी है और उसको कोविड ना हो, इसके लिए क्या करें, क्या क्या हमें करने की ज़रूरत है, क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? और कुछ सावधानियां हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, और क्या आपको करना चाहिए। समय समय पर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और क्या कुछ करना चाहिए। अब ये सवाल जो मैंने आपसे कहे डॉक्टर से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डॉक्टर, कैंसर के बारे में मैं इसलिए जानना चाहूँगी क्योंकि इसका नाम ही काफ़ी है डराने के लिए। ये ऐसी बीमारी होती है, और बस पता चल जाए कैंसर है, मुझे लगता है दिमागी तौर पर ही आप आधे बीमार हो जाते हैं। क्या करें? कई बार पता चलता है कि कैंसर है और 4th स्टेज है, 3rd स्टेज है। क्या कुछ इसके शुरुआती लक्षण हैं जो हमें दिखते हों पर हमें पता नहीं तो हम इग्नोर कर देते हों? देखो, कैंसर के अंदर 2 चीजें हमेशा याद रखनी है। कैंसर का हर पेशेंट बचता नहीं है और कैंसर का हर पेशेंट मरता नहीं है। बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, ठीक है, मानता हूं नाम से ही डर लगता है कैंसर के, परंतु ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज अगर आप अपनी बीमारी के साथ में स्टेज 1 और 2 में अगर आप डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं तो कैंसर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पहले से बहुत तरक्की की है साइंस ने। हम बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स की लिस्ट आपको दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी भी जैसे एक बैड न्यूज बड़ी न्यूज बन जाती है मीडिया के अंदर, ऐसे ही हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो पेशेंट कैंसर से मर गया है वो एक बड़ी खबर बन जाती है। जो बच जाते हैं उनका कोई जिक्र ही नहीं करता। तो पहली तो ये चीज है कि हमें अंडरस्टैंड करना है, कैंसर से आप बच भी सकते हैं, इट इज प्रिवेंटेबल, एंड कैंसर इज ऑल्सो ट्रीटेबल। इसका इलाज भी है और आप इलाज की मदद से कैंसर पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 चीजें पहले हमेशा याद रखनी है। जहां तक कि वार्निंग साइंस का सवाल है, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो चीजें हमें पता है कैंसर करती हैं, टोबैको है, एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल है, ऐसे जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो अवॉइडेबल हैं। अब हम अपना पर्यावरण अकेले नहीं बदल सकते, हम सबको कुछ ना कुछ छोटा प्रयास करना चाहिए। केमिकल्स फार्मिंग सेक्टर से निकालने के लिए हमें अपने अपने छोटे योगदान अपने घरों के अंदर, अपने डोमेस्टिक आप किचन गार्डन के अंदर जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। लेकिन आप हर चीज अकेले नहीं बदल सकते, उसके लिए हमें सबको जागरूक होके उसके लिए काम करना है। बट कुछ चीजें जो हम डेफिनेटली बदल सकते हैं अपनी छोटे छोटे योगदान के साथ, हमें वो बदलने चाहिए। फिर कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए कुछ वार्निंग साइन। आप वही लक्षण होते हैं कैंसर के जो आम बीमारी के होते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें जो है सतर्क कर देती हैं और हमें एक स्पेशलिस्ट के पास जल्दी जाना चाहिए। कोई गांठ है आपके शरीर के अंदर जो चाहे बहुत सालों से है, अब उसमें कोई परिवर्तन आ गया,
कोई तिल है आपका जिसके ऊपर अब परिवर्तन आ गया है, वो बढ़ना शुरू हो गया है, गांठ सडनली बढ़नी शुरू हो गई है, या ऊपर से स्किन जो चमड़ी है ऊपर से उस पे कोई अल्सरेशन हो गई उसके ऊपर, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर यानी कि हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते या फिर हम कई उसको केसेस इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आप बात बता रहे हैं। माफ कीजिएगा, एक कॉलर है, उनसे पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं इस चर्चा को कंटिन्यू रखूंगी। शिवम जुड़ गए हैं हमारे साथ रायपुर से। शिवम, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मैं एडिनो वायरस के बारे में जानकारी चाहता हूँ थोड़ा सा। एडिनो वायरस हर साल आती है जी, आजकल आई हुई है। 2 दिन का बुखार आ रहा है, हाई ग्रेड, लोग पैनिक कर रहे हैं उसकी वजह से कि कहीं कोविड नहीं हो गया। एटलीस्ट नॉर्थ की इस बेल्ट के अंदर आप देखेंगे एडिनो वायरस इस टाइम काफी एक्टिव है। एडिनो वायरस हल्का सा पेट के लक्षण से स्टार्ट होती है, कोरोना भी ऐसी लक्षण से स्टार्ट होती है, तो इसलिए आपका सवाल बहुत अच्छा है। और फिर वो रेस्पिरेटरी सिम्टम आ जाते हैं उसके साथ के अंदर। तो इनिशियल सिम्टम्स बड़े ओवरलैप करते हैं, लेकिन एक चीज है कि एडिनो वायरस के साथ आपका शरीर उतना टूटता नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम बिल्कुल ही कमजोर हो गए हैं, शरीर में से जान निकल गई है। ये फीलिंग एडिनो वायरस के साथ नहीं आती जो कोविड के साथ आती है। इनिशियल लक्षण दोनों के बड़े सिमिलर होते हैं। एडिनो वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, इसीलिए मैंने एजिथ्रोमाइसिन उस पर भी काम करती है। तो इसलिए अगर आप 3 दिन की एजिथ्रोमाइसिन ले लें तो एडिनो वायरस के लक्षण कम हो जाते हैं, ड्यूरेशन शॉर्टन हो जाती है। वैसे ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप भी विद इन अ वीक जो है पेशेंट रिकवर कर जाता है। डॉक्टर अभिषेक जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछें अपना। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे एक दोस्त की गर्दन पर गांठ है, तो क्या ये शुरुआती कैंसर तो नहीं है? और लगातार बढ़ रही है गांठ। देखो, जो भी गांठ है और लगातार बढ़ रही है, उसका कैंसर को रूल आउट करने के लिए कम से कम टेस्ट लाजमी है। तो आप किसी विशेषज्ञ को दिखाएं, आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट है वो आपको देख के बेटर बता सकेगा कि इसमें कैंसर होने का चांस है या नहीं है। लेकिन ये सही है कि टेस्ट उसका लाजमी। बिल्कुल, हम इसी के बारे में डॉक्टर बात भी कर रहे थे कि सिम्टम्स होते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर एक बार में हमें पता चलता है, हम कहते हैं कि अरे हम कुछ था ही नहीं, अचानक से कैंसर कैसे हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हम बड़ी हेल्दी लाइफ जीते हैं, हम ड्रिंक नहीं करते, घर का खाना खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तब भी कैंसर हो गया। तो लोगों को ये लोगों के मन में जो ये बात है कि अगर हम पूरी तरीके से हेल्दी लाइफ जिएंगे तो कैंसर नहीं होगा, ये कितनी सही है? देखिए, कैंसर एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है। आप स्ट्रेस आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके डिफेंस को खराब करने के लिए, जिसमें कोविड के लिए भी कहा, कैंसर के लिए भी। जो आपके ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन जाते हैं वो आपकी इम्यून सिस्टम ऐसा हो जाता है कि वो डैमेज हो जाता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की वजह से। तो जो सर्वेलेंस करके अबनॉर्मल सेल्स को पिकअप कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, वो फिर हमारा इम्यून सिस्टम नहीं कर पाता। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अगर आपके अंदर कोई ऑन्कोजीन है जो ट्रिगर हो जाती है, तो फिर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के बावजूद आपको कैंसर हो सकता है। इस चीज को ऐसे देखिए कि हम कहते हैं शराब खराब है, स्मोकिंग खराब है, पर मेरे पास पेशेंट अक्सर आए कहते हैं हमारे गांव में एक बाबा है, 85 साल का है, एक बोतल शराब की रोज पीता है और वो जो है हुक्का भी पीता है सुबह से शाम तक, उसको कुछ भी नहीं होता। तो आपको इस बात को समझना है कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। हो सकता है उस एक इंसान में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर वो ये सारी चीजें नहीं करता तो शायद 120-125 साल जीने की क्षमता है उसके अंदर। वो क्योंकि ये सब कर रहा है, वो 80, 85, 90 साल तक ही जिएगा। आप इसको इस तरीके से देखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैंसर होने की एक प्रोपेंसिटी होती है, वो जेनेटिक हो सकती है, वो हेरिडिटरी हो सकती है। अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल ना रखें तो शायद उनको 30 साल में हो जाएगा, अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो शायद वो 50 साल में होगा। ठीक है, तो जो आपकी बेसिक जेनेटिक टेंडेंसीज हैं, आप उससे आप बच नहीं सकते। आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो। जब तक हम जेनेटिक रिसर्च इतनी करके आपके वो जो फैक्टर्स हैं या जीन्स हैं उनका कोई इलाज नहीं कर पाते। बिल्कुल, आपने सुना होगा, बड़ी पॉपुलर है आजकल हमारी मॉडल रही है यूरोप के अंदर, जिनके अंदर ब्रेका पॉजिटिव जीन थी, उन्होंने अपनी दोनों ब्रेस्ट प्रोफिलेक्टिकली निकाल दी। वो जितना मर्जी हाई
अच्छा लाइफस्टाइल जी सकती थी, लेकिन उनको ये पता था कि फिर भी मैं कैंसर से नहीं बच सकता। तो लाइफस्टाइल अच्छा जीना जरूरी है, हमें जीना चाहिए, लेकिन ये कहना कि जो अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है उसको कैंसर हो ही नहीं सकता, वो भी गलत हो। हाँ, और समय समय पर बस और भी फैक्टर है। चेकअप बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर, बहुत ही अच्छी जानकारी। सवाल मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं दे रहा है। फिर आपसे ज़रूर कभी इस बारे में चर्चा होगी। बहुत खूबसूरत ढंग से आपने बताया और मुझे लगता है लोगों को समझ में भी आया होगा कि कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, अपना कीमती समय देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल सब खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।